हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब भारत के संविधान के अंतर्गत एक नए भाग 5 की शुरुआत करेंगे और इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका के संबंध में जानकारी दी गई है और उसके बारे में आज की इस क्लास में डिटेल में बात करेंगे। और उसमें भी संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की हम बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम सब राष्ट्रपति के बारे में हम सब बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में हम सब बात करेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में, और साथ में हम सब बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में। लेकिन इन सारी चीज़ों की बात करने के बारे में या डिटेल में उसके अंतर्गत प्रवेश करने के पूर्व आज के इस क्लास में थोड़ी अहम जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस भाग 5 के अंतर्गत शुरुआत के आर्टिकल 52 से 62 के बीच में हम सब बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन की प्रणाली नहीं, बल्कि संसदीय शासन की व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम भारत के अंदर स्थापित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में समझने के पूर्व जो बेसिक बातें हैं, वो बेसिक बात यह है उसको समझना जरूरी है, और जिसके बारे में एक अलग से वीडियो हमने पब्लिक डोमेन में डाल रखा था और उस संदर्भ में आपने बहुत ही डिटेल में जानकारी हासिल की थी। लेकिन आज की इस क्लास में संसदीय शासन की व्यवस्था को समझे बगैर भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति इत्यादि की बात करना बेमानी होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली अगर हम इस बात को क्लियर कर लें कि संसदीय शासन की व्यवस्था में भी राष्ट्रपति होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसे अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था भी कहा जाता है, वहां पर भी एक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, संसदीय शासन की व्यवस्था में भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन दोनों की शक्तियों में आसमान जमीन का अंतर होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर शासन का सर्वे सर्वा अगर देखा जाए तो वहां का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति ही अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है जिसके पहले उसे केवल और केवल एकमात्र जो आधार है, जिस आधार पर उसे हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया भी इतनी जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसका अनुपालन बहुत आसान नहीं होता है। बहुत फ्रीक्वेंटली जो है उसका उपयोग किया नहीं जा सकता। और एक प्रकार से इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यानी अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था के अंतर्गत जो भी राष्ट्रपति बनता है उसका कार्यकाल फिक्स होता है और उसमें अपेक्षाकृत स्टेबिलिटी अधिक होती है। उसे संसद में अपनी विधायिका में बार बार अपनी मेजोरिटी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है और न ही उसका गठन संसद के सदस्यों में से किया जाता है जैसे कि संसदीय शासन की व्यवस्था में होती है। और इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का अपनी एक विशेषता है और उस विशेषता में उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है जो संसदीय शासन की व्यवस्था से उसे डिफरेंट करता है और वो व्यवस्था विशेषता है उसका प्रेसिडेंट होना। और प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है अपेक्षाकृत जो कार्यकाल फिक्स है उस कार्यकाल का आसानी से पूरा कर लिया जाना। लेकिन संसदीय शासन की व्यवस्था में अक्सर जो है जो भी सरकार बनाती है, ठीक है, उसे संसद में अपने बहुमत को सिद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि संसदीय शासन की व्यवस्था में जो है वो क्या है कि स्टेबिलिटी अगर देखा जाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में तो उसमें स्टेबिलिटी अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना है कि जो संसदीय शासन की व्यवस्था होती है उसमें जो शासन का जो प्रमुख होता है उसमें दो प्रमुख होते हैं, ठीक है, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वो एक प्रकार से सिंबॉलिक हेड होता है, आप कह सकते हो सांकेतिक प्रधान, नॉमिनल हेड होता है, जबकि
वास्तविक जो प्रधान है उसका जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो रियल एग्जीक्यूटिव किस में वेस्टेड होता है, किस में अंतर्निहित होता है, वो है मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान जो है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन आज के इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आप यहाँ पे देख लीजिए कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का संविधान। और ये ध्यान हमेशा रखिएगा, मैं हमेशा आपको यह बात बतलाने की कोशिश करता हूं कि जो भी हम भारत के संविधान के संबंध में या फिर हिस्ट्री के संबंध में जो कुछ भी बात करेंगे, उसका टारगेट जो है वो वास्तव में किसी भी तरह के एग्जाम्स हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे फिर एसएससी रेलवेज वगैरह हो, या फिर यूपीएसआई वगैरह, या इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यानी कि जहां जहां पे इतिहास पूछा जाएगा, जहां जहां पर संविधान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, उन सारे जगहों पर यह काम करेगा। और आप एक बार मजबूती से एक बार पूरे जो है सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं, उस पर अपना कमांड जो है स्थापित कर लेते हैं, फिर किसी भी तरह के एग्जाम्स में आप इन दो विषयों पर होने वाले जो सवाल हैं, उन सवालों का बेहतर तरीके से आप जवाब देने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास के अंतर्गत जैसे कि हमने आपको बताया कि ये आईएएस और पीसीएस जो है, ठीक है ना, ये आईएएस और पीसीएस की अगर हम बात करें तो ये सामान्य अध्ययन जो है भारत का संविधान, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति। ठीक है, और ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये एक बड़ा सा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि हम सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित जो डिफरेंट जो आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स के बारे में हम सब बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, वो पावर क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो स्थिति है, आपातकालीन जो परिस्थितियों में उनकी जो ताकत है, वो ताकत क्या है। ठीक है, साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो संसद के द्वारा पारित जो विधेयक होता है, वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही या उनके द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद ही वह विधेयक अधिनियम के रूप में कन्वर्ट हो पाता है। ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी बातें हैं इसके अंतर्गत जो समय समय पर रिवील्ड होता चला जाएगा, और उसके बाद स्पष्ट रूप से उसके संबंध में जानकारी मिलने लगेगी। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको जो है वो क्या है कि जो भी पब्लिक डोमेन में डाल रखा था, वो सब तो आपको देखा ही होगा, और सबके बारे में हमने डिटेल में चर्चा भी की, और संबंधित जो नोट्स है वो नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड किया है, हमने लिखवाया भी और कुछ प्रिंटेड शक्ल में दिया है। लेकिन आज से यह क्लास जो है वो क्या है कि यहां से एक फ्रेश जो है वो क्लास स्टार्ट होगी, जो कि अभी पब्लिक डोमेन में भी इससे संबंधित कोई वीडियोस जो है हमने नहीं डाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन इसके संबंध में जानकारी के पूर्व हमने आपको जैसे कि बताया कि सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि संसदीय शासन की व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन की व्यवस्था क्या होती है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है कि इस बात को अगर समझना है तो सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि राज्य किसको कहते हैं, और राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और किस पुस्तक में किया, किस नाम से उस राज्य शब्द को इंडिकेट किया, ये हमें समझना जरूरी है। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि संसदीय शासन की व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो देखिए राज्य शब्द की अगर हम बात करें तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक इटालवी विचारक मैकियावेली थे, जिन्होंने कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी, और उसमें राज्य के लिए द स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया अपनी पुस्तक द प्रिंस में, और इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो द स्टेटो है। तो हमने यहां पे लिखा अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एग्जांपल है अमेरिका, अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था है। इसके बाद जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था कहते हैं तो संसदीय शासन की व्यवस्था की जननी जो है वो किनको कहकर पुकारा जाता है, किस देश को कहा जाता है, ब्रिटेन। और हमारे देश में संसदीय शासन की व्यवस्था जो है वो संसदीय शासन की व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया गया है, और ब्रिटेन चूंकि इस व्यवस्था की जननी है, और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वहां के वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित है, इसीलिए संसदीय शासन की व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली
कहकर भी पुकारा जाता है। ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो संसदीय शासन की व्यवस्था है उसको वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली कहकर भी पुकारा जाता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संसदीय शासन की जननी कहकर पुकारा जाता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट कहां पे स्थित है? वेस्टमिंस्टर शहर में, और वेस्टमिंस्टर नामक स्थान में स्थित होने की वजह से संसदीय शासन की व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली कहकर भी पुकारा जाता है। इसके बाद आप अगर देखिए तो यहां पे देखिए राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक इटालवी विचारक मैकियावेली ने किया था। जैसा कि हमने आपको बताया, द प्रिंस नामक उनका पुस्तक जो है बहुत फेमस है, और द स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था राज्य के लिए। और हमने आपको बताया था कि भारत का जो है एक नीति निर्धारक या एक राजनीतिक विचारक, एक प्रशासकीय नीतियों का निर्धारक चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहकर पुकारा जाता है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन दोनों को विचारों का एक मतलब उसमें एक सिमिलरिटीज जो है वो दिखाता है, और जिसकी वजह से चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहकर पुकारा जाता है। लेकिन मतलब उसमें जो सबसे बड़ा जो अंतर मतलब जो है समानता है, वो समानता ये है कि दोनों के लिए साध्य पवित्र है, साधन की पवित्रता उनके लिए उतना जरूरी नहीं है। जैसे कौटिल्य ने कहा कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हमें जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और इसी तरह से जो है वो मैकियावेली भी बात करता है, ठीक है, अपने जो है वो कह सकते हैं कि बहुत नैतिकता की बात जो है वो नहीं करता है। और ये दोनों में बहुत सारी ऐसी समानता की वजह से भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखना है कि राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य जो है वो उसके 4 आवश्यक तत्व हैं। और ओवरऑल अगर हम राज्य की बात करें तो हिंदुस्तान के अंतर्गत राज्य शब्द का प्रयोग जो है 2 अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ तो एक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य जो है वो क्या है कि एक एंटिटी है, एक पूरा जो है जिसको हम देश कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसे हम देश कहते हैं, वो भी एक प्रकार का राज्य है। और राज्य साथ में जो है वो क्या है कि राज्य जो है वो भारत के जो विभिन्न प्रांत हैं उन प्रांतों को राज्य कहा जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो राज्य क्या केवल एक जियोग्राफिकल एंटिटी मात्र है, या फिर उसके साथ कुछ और शर्तें जुड़ी हुई है? क्या कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स राज्य के साथ जुड़े होते हैं कि केवल जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन मात्र होता है? आप कल्पना करिए कि भारत में जो है वो कह सकते हैं कि जब राष्ट्रवाद की संकल्पना, जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो कह कि हिंदुस्तान में स्थापित नहीं हुआ था, तब भी भारत का एक निश्चित भूभाग हुआ करता था। तो लेकिन निश्चित भूभाग होने के बावजूद भी उसे हम राष्ट्र की संज्ञा नहीं देते थे, उसे हम राज्य कहकर नहीं पुकार सकते थे। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन तो था, लेकिन वहां पर सोवरेंटी नहीं थी, वहां पर सरकार जो थी वो सरकार सोवरेन नहीं थी, ठीक है। वहां पर जो है जिसको कहते हैं कि जो निश्चित भूभाग था, पॉपुलेशन तो था, लेकिन सरकार का स्वरूप जो है वो निश्चित नहीं था। सरकार भी था लेकिन संप्रभुता की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी जो है वो कमी हुआ करती थी। इसीलिए अगर राज्य की परिभाषा और उसके जो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, 4 जो अनिवार्य तत्व हैं, उन 4 अनिवार्य तत्वों को अगर दृष्टि में रख कर देखा जाए तो भारत एक राज्य की स्थिति में नहीं था, राज्य का स्टेटस नहीं रखता था। जस्ट लाइक आप देखिए राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं, जो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 4 एसेंशियल जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो क्या है? एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, एक सर्टेन एक फिक्स टेरिटरी होना चाहिए। दूसरी बात कि निश्चित भूभाग है, पॉपुलेशन नहीं होगा तो सरकार और संप्रभुता की बात क्या होगी? यानी कि एक फिक्स टेरिटरी के साथ साथ एक निश्चित जो है पॉपुलेशन भी होना चाहिए, एक पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरी बात कि सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सरकार संप्रभु होनी चाहिए। देखिए ये ध्यान रखना है कि सोवेरेंटी जो शब्द है ना, ये सोवरेंटी शब्द लैटिन भाषी शब्द सुपर प्लस एनस के जैसे 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति, यानी कि एक ऐसी शक्ति जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र है। इसी तरह से देखेंगे
कि एक और जो शब्द है वो है सुजेरेंटी। एक सोवेरेंटी हो गया, दूसरा वर्ड हमने आपको बताया था कि वो सुजेरेंटी है, जिसका मतलब अधिराजत्व है, और जिसमें क्या होता था कि आंतरिक रूप से आप स्वतंत्र हो लेकिन बाह्य रूप से आप स्वतंत्र नहीं है। बाह्य रूप से आप किसी ना किसी और के अधीन है, यानी कि आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो एक्सटर्नल अफेयर्स कोई और शक्ति जो है कंडक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉर्ड वेलेजली की जो भारत में सहायक संधि थी, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली की जो सब्सिडियरी अलायंस था, तो वो जिसके साथ सब्सिडियरी अलायंस स्थापित करता था, जिसके साथ वो सहायक संधि स्थापित करता था, तो उसमें होता क्या था कि सहायक संधि में बंधने वाले जो राज्य होते थे, उस राज्य का सारा एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, सारे वैदेशिक जो मामले थे, वो वैदेशिक मामले चले जाते थे किसके पास? वो चला गया था अंग्रेज के पास। जबकि आंतरिक मामले में सैद्धांतिक रूप से यही कहा जाता था कि स्थानीय जो शासक है अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र है। हालांकि व्यवहार में ऐसा होता नहीं था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ही फिलहाल अभी मान ले कि बाह्य मामला उसका अंग्रेजों के अधीन चला जाता था, और सैद्धांतिक रूप से उसके आंतरिक जो मामले थे वो आंतरिक मामले स्थानीय शासक के अधीन होता था। तो इसको हम सुपर एनस नहीं कहेंगे, इसको हम संप्रभुता नहीं कहेंगे। संप्रभुता एग्जैक्टली आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में स्वतंत्र है, लेकिन सहायक संधि में क्या है? आंतरिक मामले में सैद्धांतिक रूप से आप स्वतंत्र हो, लेकिन बाह्य मामले में आप स्वतंत्र नहीं है। तो इसको हम संप्रभुता ना कहकर, इसे हम सोवेरेंटी ना कहकर, बल्कि इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है सुजेरेंटी। ठीक है, सुजेरेंटी होता है, और जिसका हिंदी जो शब्दावली है वो हिंदी शब्दावली है अधिराजत्व। अधिराजत्व जो है उसे कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, और राज्य जो है, अरस्तु ने राज्य के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही है। अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, कि बाय नेचर जो है वो क्या है कि एक पॉलिटिकल जो है एनिमल है। मनुष्य के बारे में कौन कहता है? अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु कहता है। और साथ में अरस्तु ये कहता है कि राज्य विहीन जो मनुष्य है वो वास्तव में मनुष्य नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए अरस्तु कहता है राज्य में रहना एक एवं मनुष्य होना दोनों एक ही बात है। ठीक है, राज्य में रहना और मनुष्य होना दोनों एक ही बात है। ये कौन कहता है? अरस्तु। अब यहां पर अब आप ये कहोगे कि ये सारी जो बातें हैं ये मैं क्यों बता रहा हूं? ठीक है, इसके पीछे मेरा तो टारगेट प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। हमारा जो टॉपिक आज का है वो तो राष्ट्रपति के संबंध में है। फिर ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? तो इसका कारण क्या होता है कि यहां पर इस बात को समझना है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हमारे राष्ट्र का हेड ऑफ द नेशन होता है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो किसका? शासनाध्यक्ष होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जबकि हेड ऑफ द नेशन की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द नेशन जो है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसलिए उनको राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्र का स्वामी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री को राष्ट्र का प्रधानमंत्री या राष्ट्र का स्वामी ना कहकर, बल्कि जो मंत्री हैं उन मंत्रियों का प्रधान है। ठीक है, और इसलिए वो देश के जो है वो क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं, बल्कि राष्ट्र के या देश के वो प्रधानमंत्री है। मंत्री होंगे शासन चलाने के लिए, उन मंत्रियों का हेड प्रधानमंत्री, जो देश का भी प्रधानमंत्री है, लेकिन देश का वो अध्यक्ष नहीं है, वो जो है राष्ट्र का अध्यक्ष नहीं है। जब भी हमें हेड ऑफ द नेशन की बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, जब भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर अब हमें देखना है सरकार। इसमें पूरी जो बात है, हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? सरकार। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पॉइंट हम देखें। देखिए, सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं। ये सब आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि सरकार के वास्तव में क्या है कि 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका यानी लेजिस्लेचर क्या करती है? कानून बनाती है। इसके बाद कार्यपालिका उस बनाए गए कानून को एग्जीक्यूट कराने की, इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है कार्यपालिका को, इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी लेजिस्लेशन, जो भी कह सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी एक्ट पारित किए जाते हैं उसके क्रियान्वयन का, उसको एग्जीक्यूट करने का जो अधिकार है या जो काम जिसका है, वो काम किसका है? वो कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का है। तो वो एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। तीसरी बात कि संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है, उस कानून का
एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है, लेकिन कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए जो कानून है, सॉरी संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है, वो कानून सही तरीके से काम कर रहा है अथवा नहीं, या उसके हिसाब से लोग काम कर रहे हैं अथवा नहीं, कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस उल्लंघन की स्थिति में उसके खिलाफ जो कार्रवाई है, उसके जो विरुद्ध कार्रवाई है, वो कार्रवाई करने के लिए एक जुडिशियरी होगा, एक न्यायालय की व्यवस्था होगी। वो न्यायालय का उसका अपना एक सिस्टम होगा, अपना एक हायरार्की होगा, लेकिन ओवरऑल एक न्यायालय होना चाहिए, यानी कि जुडिशियरी का होना जरूरी है। और ये सरकार के ये 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सरकार के चौथे स्तंभ के तौर पर किसको दिखाया जाता है? प्रेस को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? मीडिया को दिखाया जाता है। और इस शब्द को गढ़ा जिसने था, जिसने फर्स्टली क्वाइंड किया था इस शब्द को, यानी कि सरकार के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को, जिसने सबसे पहली बार दिखाया इस कॉन्सेप्ट को, जिसने सर्वप्रथम क्वाइंड किया था, वो कौन थे? एडमंड बर्ग। तो सरकार के 3 अंग हैं, 3 पार्ट हैं, 3 एसेंशियल पार्ट हैं, और वो कौन कौन है? लेजिस्लेचर है, वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, न्यायपालिका हो गया, और एक फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने इन तीनों अंगों का सेपरेशन किया था। और सेपरेशन किया था, इसके पहले इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे हमारे देश पर जब अंग्रेजों का शासन था, तो बहुत सालों तक जो गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी होते थे, उनको क्या है कि उनको कानून बनाने का भी अधिकार होता था, लागू करने का भी अधिकार था, और बहुत हद तक न्यायपालिका का भी जो है वही काम करता था। यानी एक ही सत्ता में तीनों शक्तियों का संकेंद्रण होता था। तो ऐसी स्थिति में होता है क्या कि एक तो दिक्कतें क्या हो गई कि एक ही व्यक्ति एक ही पद पर सारी जिम्मेदारियां आप दे दोगे, तो एक तो वो क्या है कि वो बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, ये तो एकदम कंफर्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी शक्तियां दे दी जाती है, वेस्टेड होता है, वेस्टेड मतलब होता है जिसमें अंतर्निहित होता है, तो वो व्यक्ति तानाशाही बन सकता है, वो व्यक्ति उत्पीड़नकारी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो क्या है कि रहती थी हमेशा अंग्रेजों के शासनकाल में, ये आपको पता ही है। लेकिन फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने, उन्होंने जो है वो क्या है कि तीनों का जो सरकार के तीनों जो अंग है उसका सेपरेशन किया था, सेपरेशन ऑफ पावर किया था। यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर जो सारी शक्तियां थी, अब उन शक्तियों को 3 भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया, उसका पृथक्करण जो है वो कर दिया गया। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि सरकार के तीनों अंगों का, जैसा कि हमने इस लेक्चर को प्रारंभ करने के पूर्व उसी समय बताया था कि जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उसकी जो पहली विशेषता होगी, वो पहली विशेषता क्या है कि सरकार के जो तीनों अंग है वो एकदम वो सेपरेशन, उसमें सेपरेशन होगा, उसमें क्या होगा? पृथक्करण होगा। विधायिका अपना एक अलग जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, कार्यपालिका की अलग जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की अलग जिम्मेदारी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, कि उसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, उसको बार बार अपनी मेजोरिटी सिद्ध करने की जरूरत जो है पार्लियामेंट में या एग्जीक्यूटिव में नहीं होता है। उसका एक फिक्स कार्यकाल होता है, और उसके जो सदस्य होते हैं, उसके मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य और खुद जो राष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जैक्ट जो है उसका डिवीजन किया जाता है वहां पर, और ऐसे ही डिवीजन वाली जो व्यवस्था होती है उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अध्यक्षात्मक शासन में सरकार के अंगों का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू की बात के हिसाब से। दूसरा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कार्यपालिका प्रमुख एक होता है जिसमें सारी शक्तियां अंतर्निहित होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर संसदीय शासन की व्यवस्था देखी जाए तो उसमें शासन के 2 प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के 2 प्रधान, एक नाम मात्र का और दूसरा क्या हो जाएगा?
जिसको कहते हैं वास्तविक प्रधान। एक नॉमिनल हेड होगा, एक टोकन हेड होगा, ठीक है, और दूसरा रियल हेड होगा, ठीक है। वास्तविक जो शक्तियां हैं वो अंतर्निहित होगा। तो दो अलग अलग जो है एंटिटी है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ शासन कार्यपालिका का एक ही प्रमुख होता है जो राष्ट्रपति होता है, और जिसमें सारी शक्तियां अंतर्निहित होती है। विधायिका चौथी जो विशेषता है, विधायिका नियत समय से पहले कार्यपालिका को हटा नहीं सकती है। यह ध्यान रखना है कि विधायिका कार्यपालिका को एक नियत समय से पहले नहीं हटा सकती है, और न ही कार्यपालिका एक नियत समय से पहले कह सकते हैं कि संसद को भंग कर सकती है। तो वाइसी वर्सा है, दोनों इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अध्यक्षात्मक शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण देश है, इसमें सबसे बेहतरीन कंट्री जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब संसदीय शासन की व्यवस्था में हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, कि यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और संसद के सदस्यों में से ही क्या होता है कि कार्यपालिका का गठन होता है। तो यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरह कार्यपालिका और विधायिका का जो एग्जैक्ट जो सेपरेशन होता है उसको एज इट इज उसको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। यद्यपि हिंदुस्तान की अगर बात करें संसदीय शासन की व्यवस्था है, ठीक है, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन फिर भी क्या है, कार्यपालिका के प्रति कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना होता है। आप कहोगे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाम है संसदीय शासन की व्यवस्था। शासन भी अगर देखा जाए संसद ही करती है। संसद अपने सदस्यों, अपने मतलब सदस्यों में एक ऐसे पार्टी के कह सकते हैं जिसने की बहुमत हासिल किया है उसको सरकार बनाने को कहती है, और सरकार के जो भी सदस्य होते हैं सब के सब ब्रिटिश सब के सब पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। आप ये कह सकते हो कि सवाल की जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होगा क्या वो सरकार में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 महीने के भीतर भीतर उससे जो है वो क्या है कि कहीं ना कहीं उससे जो है वो क्या है कि सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर 6 महीने मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, संसद का सदस्य हुए बिना आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। आप संसद का कह सकते हैं कि आप जो है मंत्री के पद पर जो है आप बैठ सकते हैं, आपको बिठाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ता है। यानी कि संसद जो कार्यपालिका काम करती है उसका जो गठन होता है वो संसद के सदस्यों से ही होता है, और संसद के सदस्यों में किस पार्टी के सदस्य को दिया जाएगा, जिसने चुनाव में बहुमत हासिल की है। तो बहुमत हासिल की है तो संसद ऐसे बहुमत प्राप्त जो दल है उस दल को शासन करने के लिए कहती है, और जब तक उसका बहुमत संसद में मौजूद रहता है तब तक वो शासन करता है, तब तक उसे अपनी जिम्मेदारी का न सिर्फ निर्वहन करता है बल्कि संसद के जो विपक्ष होते हैं, जो कि सरकार में नहीं होते हैं, उनके द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का जवाब भी देना पड़ता है, और वक्त बेवक्त उसे कहीं ना कहीं अपनी बहुमत सिद्ध कर किए रहना पड़ता है, और तभी जाकर उनकी सरकार जो है वो क्या है कि चलती रहती है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि विधायिका कार्यपालिका में संबंध होगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। कार्यपालिका का एक निश्चित समय तक शासन तभी जब तक विधायिका में विश्वास मत बना हुआ है, जबकि कार्यपालिका के साथ में जो है इसके अलावा जो संसदीय शासन की व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान हैं, ठीक है, 2 प्रधान होंगे, जिसमें वास्तविक और नाम मात्र का। वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, और नाम मात्र का जो प्रधान होगा वो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट का जो पावर होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें नियुक्त होने वाले जो प्रेसिडेंट है उसकी तुलना में इसके जो अधिकार होंगे वो कम होंगे, ठीक है। संसदीय शासन की व्यवस्था भारत में ब्रिटेन है, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इन सारे जगहों पर जो है देखने को मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने आपको जो है क्या समझाया, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि अब ये बात समझ में आ गया कि हम सब किस व्यवस्था के अंतर्गत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। हम जिस प्रेसिडेंट की जिससे संबंधित जो प्रावधान हमारे देश के संविधान में है, हम एक ऐसे राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं
जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो फॉलो करते हैं उसकी तुलना में एक भिन्न प्रकार की एंटिटी रखता है, ठीक है। एक भिन्न प्रकार का उनकी अपनी एक शक्ति होती है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के की जो शक्तियां होती है उन शक्तियों से कह सकते हैं कि कमतर होता है, कम होता है, रियल पावर नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो भारत में फाइनली जो है, फाइनल जो बात है राष्ट्रपति की बात कहने के पूर्व कि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से इस रूप में भिन्न है कि जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में शासन का एक ही प्रधान होता है, वहीं संसदीय शासन की व्यवस्था में शासन के दो प्रधान होते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति कह सकते हैं कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि उसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखें कि भारत का वो कौन सा संविधान का भाग है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र का जो प्रधान है उनके बारे में, जो वास्तविक प्रधान है उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 5। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई, भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई थी। तो 4 हमने अभी तक 4 भाग के संबंध में डिटेल में जानकारी दी, बृहद परिप्रेक्ष्य में उससे संबंधित बातों की चर्चा की थी, ठीक है। तो आज के इस क्लास में भाग 5 के अंतर्गत जो आर्टिकल 52 से 151 के बीच के जो प्रावधान हैं उस प्रावधान को मोटे तौर पे 5 अध्यायों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अभी राष्ट्रपति के आने के पहले हम लोग जो है सबसे पहले ये तो देखें कि भाग 5 में कितने चैप्टर्स हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भाग 5 जिसका संबंध संघ और उससे संबंधित प्रावधानों से है, इसको 5 भागों में, 5 चैप्टर्स में, 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। अध्याय 1 हो जाएगा जो 52 से लेकर 78 तक हो जाएगा, और इसके अंतर्गत हम सब संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 52 से 78 के बीच जो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 79 टू 122 के बारे में बात करेंगे, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक की बात करेंगे, और इसमें संसद से संबंधित जो विभिन्न उपबंध हैं, प्रावधान हैं, उसके संबंध में विस्तृत जो है जानकारी दी गई है। इसके बाद तीसरा जो अध्याय है, चैप्टर नंबर जो 3 है, उसके अंतर्गत सिर्फ एक आर्टिकल आता है और वो आर्टिकल 123 है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, जिसके अंतर्गत वो क्या करते हैं कि वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। आपको मालूम होगा अध्यादेश जारी करते हैं कि जब संसद का सत्र अधिवेशन में ना हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जिस पर त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक होता है, ठीक है। और जब त्वरित कार्रवाई करना है तो आप संसद के सारे सदस्यों को इन्फॉर्म करोगे, बुलाओगे, फिर बैठकें होंगी, फिर उसमें डिसीजन लिया जाएगा, फिर जाके आप कोई कार्रवाई करोगे। तब तक के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत ही एब्सोल्यूट, जिसको कहते हैं ना, एब्सोल्यूट जो मैटर होता है, जो आत्यंतिक मामले होते हैं, ऐसे आत्यंतिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति को ऐसे सिचुएशन में, फिर से एक बात समझिएगा कि जब संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं हो और राज्य में ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिस पर त्वरित कार्रवाई करना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति, अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई संविधान में, हमारे संविधान में ऐसी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना कि भाई हम किस सिचुएशन आ रही है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और फिर आप तो सारी प्रोसीजर का पालन करोगे जो सामान्य दिनों की प्रक्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर बहुत डिले हो जाएगा, फिर से तो देश को नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जो हेड ऑफ द नेशन है उनको क्या है कि एक ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक मतलब जो है शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। इसी को लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहकर पुकारा जाता है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस इश्यू करने का
उसे राइट जो है प्रदान किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है वो संसद के द्वारा पारित किए गए किसी कानून की जो शक्ति होती है उस शक्ति से किसी भी मामले में कम नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि संसद का सत्र जब अधिवेशन में होता है तो फिर उस ऑर्डिनेंस को रखा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे जब पारित कर दिया जाता है तो वही अध्यादेश क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये, और जब तक कानून नहीं बनता है तो संसद की जब बैठक होती है उससे लेकर 6 सप्ताह तक वो चलता रहता है और बाद में अपने आप जो है वो स्वाभाविक रूप से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो तीसरा जो चैप्टर है वो आर्टिकल 123 हो जाएगा। चौथा जो चैप्टर है उस चौथे चैप्टर के अंतर्गत आर्टिकल 124 टू 147 आता है। ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच आता है और इसमें संघ की न्यायपालिका जो यूनियन जुडिशियरी है उस यूनियन जुडिशियरी की बात है, यानी संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें आर्टिकल 148 से 151 के बीच चर्चा की गई है और उसमें हम सब बात किसकी करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 148 से 151 के बीच की अगर बात की देखी जाए तो इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक हैं उनके बारे में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको CAG कहकर पुकारा जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, CAG कहकर पुकारा जाता है। तो यहां पर हम सब अगर इसको समझें, यहां पर मैंने लिखा भी है तो इसको आप देखिए संघ समझिएगा कि इसमें किसकी बात की गई है। ये अनुच्छेद जो है वो संविधान का कौन सा भाग है, भाग 5। ये ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 5 की बात कर रहे हैं जिसमें संघ एवं उससे संबंधित प्रावधान लिखे गए। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे वर्बली बता भी दिया लेकिन यहां पे लिखा भी है पहले से, तो ये भी आप देख सकते हैं, नोट जरूर करिएगा। ठीक है, नोट जरूर करिएगा कि इसमें संघ और उससे संबंधित प्रावधान की बात की गई है संविधान के भाग 5 में। और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 52 से 151। क्यों? क्योंकि इसके पहले 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व की बात की जा चुकी थी। 51 का में फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी बात की जा चुकी है भाग 4 का में। और ये 5 अध्यायों में विभक्त है। ये ध्यान रखना है कि यह 5 अध्यायों में विभक्त है। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अध्याय 1 में 52 से 78 के बीच में, अभी आगे के पेज में देखेंगे क्या क्या जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसे भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अध्याय 1 में हम सब जो है बात करेंगे 4 शक्तियों का, 4 जो है एंटिटी का, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद मंत्रिपरिषद, इसके बाद भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। अध्याय 2 में 79 से 122 हो जाएगा, इसमें जो है संसद के बारे में। अध्याय 3 123 राष्ट्रपति के जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। अध्याय 4 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में है और इसके अंतर्गत जो है संघ की न्यायपालिका, यूनियन जुडिशियरी की बात करेंगे। अध्याय 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच बात की गई है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। तो अध्याय 1, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2 है, 3 हो गया, 4 है, 5 है। और इसमें 52 से 78 के बीच है, इसमें 79 से 122, इसमें आर्टिकल 123 है, इसमें 124 से 47 और इसके बाद 148 से 151 और 5 अध्यायों में है। ये ध्यान रखना है कि अध्याय जो संविधान का भाग 5 है वो 5 अध्यायों में विभक्त है और ये 5 अध्याय 52 से 151 के बीच है। ये सब याद रखना है। ठीक है, ये सब सीधा सवाल आता है, मतलब जो है डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं और आप सब जो SI वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये पूरा काम करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी चीज जो है जहां पर जैसे भारत का संविधान, मूल विधि, ये सब पूछा जाता है, जहां पर भी पूछा जाएगा। ठीक है, और सामान्य तौर पे भारत का संविधान पूछा जाता है तो संविधान को आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया। अब अलग अलग चैप्टर्स की बात करें, अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 के बीच, ठीक है, आर्टिकल 52 टू 78 के बीच प्रावधान आते हैं और इसमें वर्णन किसका है, इसमें वर्णन है, हमने आपको बताया, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद हो जाएगा,
तथा भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें अध्याय 1 और यही हमारा टॉपिक है एग्जैक्टली अध्याय 1। और अध्याय 1 में पहला जो टॉपिक होगा वो कौन है, राष्ट्रपति, इसी के बारे में बात करना। लेकिन ये सब समझिएगा, बैकग्राउंड है ये, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है अध्याय 2, आर्टिकल्स 2 जो चैप्टर नंबर 2 भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 तक की जो है वो चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 52-79 से 122 तक लिखिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। वहां बीच लिखने से फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तक की चर्चा है और इसमें उल्लेख किसका है, संसद के संबंध में। संसद के संबंध में इसमें विस्तृत प्रावधान किए गए, संसद यानी पार्लियामेंट के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अध्याय 3 और चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 3 में इसमें केवल एक अनुच्छेद है, ये ध्यान रखना है, उल्लेख हुआ है। और ये आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 123। और इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है, जिसके अंतर्गत वो आपातकालीन सिचुएशन में जो आत्यंतिक मामले होते हैं, एब्सोल्यूट मामले होते हैं, जिस पर जब संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं होता है, तो आर्टिकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है आर्टिकल 123। और जिसके अंतर्गत इसमें राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनेंस, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, ऑर्डिनेंस कहकर पुकारा जाता है। तो अध्यादेश जारी करने का राइट हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की जब बात आती है तो इसमें द यूनियन जुडिशियरी की बात आती है, जुडिशियरी, और इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक की बात की गई है। और इसमें संघ की न्यायपालिका जो हमने आपको बताया कि द यूनियन लेजिस्लेचर की बात की गई, यानी उच्चतम न्यायालय, इसका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है। और सब बारी बारी से हम लोग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है, ये हमें जो है देखना है, इसको समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है, सब याद रखना है कि भाग 5 के कौन से अध्याय में द यूनियन जुडिशियरी की यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है और कौन से आर्टिकल के बीच किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अध्याय 5 है, अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच का अनुच्छेद आता है, ठीक है। इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, शॉर्ट में से CAG कहा जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है। उम्मीद करता हूं कि भाग 5 के जो 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों के बारे में आप समझ गए होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाग 5 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जितनी बातें बता रहा हूं ये समझिएगा कि ये एक इंट्रोडक्शन से संबंधित कोई सवाल नहीं, सारे सवाल आने वाले हैं, ठीक है, सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये एक सतही तौर पर हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो एक बार फिर से भाग 5 के अंतर्गत 5 अध्याय हैं, जिसका जो संबंध है सारे अध्यायों का अनुच्छेद 52 से 151 के बीच, आर्टिकल 52 से 78 के बीच पहले चैप्टर की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवाद की बात की गई है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें आर्टिकल 79 to 122, ठीक है, उसमें क्या है कि भारत का जो संसद है, जो केंद्रीय विधायिका है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा चैप्टर, उस चैप्टर के अंतर्गत है किसका, तो वहां पर अगर आप देखेंगे 52 से 78, 79 से 122 है। तीसरा चैप्टर अपने आपको बताया कि उसमें एक ही अनुच्छेद का जिक्र है और वो है आर्टिकल 123, ठीक है। 124 to 147 ये जो है चौथा अध्याय हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो यूनियन जो जुडिशियरी है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। और 5वां जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत 148 से 51 के बीच में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेखा और महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में उसमें बात की गई है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये बात आप समझ गए ना, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के संबंध में।
क्लियर है ना, जो हमारा टॉपिक है। लेकिन इतना देखिए, इतनी जो बातें मैं आपको बताया ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर इस पूरी बात को आप बेहतर तरीके से समझते हो ना, तो दिमाग में जो बातें हैं ना वो भी बहुत सिस्टमेटाइज्ड रहता है, और सिस्टमेटाइज्ड जो बातें होंगी ना उसको भूलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए इतनी भूमिका बनानी पड़ती है। और कई बार इसकी चर्चा हमने की कि राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है, उस राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में है और जो अमेरिका में है, उसमें क्या अंतर है। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात बढ़ाते हैं हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है आर्टिकल जो है 1, आर्टिकल 52 से 78। आज जो है हम लोग क्या है कि कोशिश करेंगे इसको समझने की कि अध्याय 1 वर्णन है अनुच्छेद 52 से 78 का, और इसके अंतर्गत किस किस का उल्लेख है। प्रेसिडेंट का उल्लेख है, किसका उल्लेख है, वाइस प्रेसिडेंट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उल्लेख है जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति, और ये बड़ा सा टॉपिक है, ये आप ये नहीं कह सकते हो कि इसको एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है इसको आपको समझना है। तो ये हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमें समझना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे देखिए राष्ट्रपति के संबंध में बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स के बारे में भी समझ लिया। पहले आर्टिकल समझिए। आज मेरा टारगेट है कि कॉन्सेप्ट समझाएं, बैकग्राउंड समझाएं, और वो जो आर्टिकल्स है शुरुआत के 52 से 61 तक, वहां तक आपको जो है 62 तक की बात करें, चूंकि 63 से उपराष्ट्रपति स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 52 से 62 के तक जो है जो भी बातें राष्ट्रपति के संबंध में की गई है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो राष्ट्रपति के संबंध में बहुत सारी बातें आगे के भी अनुच्छेदों में हैं, लेकिन यहां पर शुरुआत की जो बातें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए 52 क्या करता है, आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। और आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में अंतर्निहित होगा, राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट होगा, यानी कि राष्ट्रपति में अंतर्निहित है। तो ये भारत का तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। आर्टिकल 54 की बात करिए। अब आर्टिकल 54 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होगा। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, इलेक्शन की बात की गई है। एक बात आप समझिएगा कि संसदीय शासन की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अपनाया है। ठीक है, हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, ऐसा नहीं कि वहां पे लोकतंत्र नहीं है, भारत में भी लोकतंत्र है। लेकिन वहां की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था से थोड़ा सा डिफरेंट है। भारत में आप कह सकते हो भारत एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो है कॉन्सेप्ट का अनुपालन करता है। लेकिन ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है, वो रिपब्लिकन नहीं है। तो रिपब्लिकन क्यों नहीं है, तो वहां पर वास्तव में अगर देखा जाए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की आप कह सकते हो, संवैधानिक राजतंत्र वहां पर कह सकते हो। वहां पर राजा है ना, वहां पे सम्राट या साम्राज्ञी तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी है। तो प्रधानमंत्री है तो ये संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन वहां पर कह सकते हैं कि सम्राट या साम्राज्ञी भी है, तो एक तरह से राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था का भी जो है वहां पर पालन किया गया है। लेकिन फर्क कितना है, फर्क ये है कि जो सम्राट या साम्राज्ञी पहले जो हुआ करते थे जब संविधान लागू नहीं हुआ था या संवैधानिक कह सकते व्यवस्था लागू नहीं होती, प्रधानमंत्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जैसा कि आज के अर्थों में किया जाता है, तो उसके पहले राष्ट्रपति जो सम्राट या साम्राज्ञी होता था वो सर्वे सर्वा होता था, ऑल इन ऑल होता था, और उसके शब्द ही कानून होते थे।
लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक लंबा संघर्ष चला। 1688 ईस्वी में द गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ। एक कह सकते हो कि उसको कहते हैं कि ब्लडलेस क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था। और उस रक्तहीन क्रांति के बाद वहाँ पर क्या है कि राजा, सम्राट या साम्राज्ञी का जो पद था, जो वजूद था, वो भी बचा रह गया। लेकिन जो एक नई प्रवृत्तियाँ, जो एक लोकतांत्रिक पद्धति या उसकी जो विचारधारा थी, वो जो डेवलप कर रही थी, उसको भी साथ में जगह दिया गया। तो एक तरह से क्या है कि राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था भी पूर्ण रूप में नष्ट हुई, और जो नई व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन्म ले रही थी, उसको भी, दोनों को जगह दिया गया। तो इसलिए इसको कहा गया संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि राजतंत्र है लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के हिसाब से करना है शासन। अब आपके शब्द ही कानून होंगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में जो स्थिति राष्ट्रपति की है, जो ब्रिटेन में कह सकते हो कि सम्राट या साम्राज्ञी की जो स्थिति है, वही स्थिति हिंदुस्तान में राष्ट्रपति की है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क, एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि ब्रिटेन में जो सम्राट या साम्राज्ञी, किंग या जो क्वीन होते हैं, उनका जो पोस्ट है, वो पोस्ट क्या होता है? हेरेडिटरी होता है। वो पोस्ट क्या होता है? वंशानुगत होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति जो ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी के इक्विवेलेंट स्टेटस रखता है। फर्क क्या है कि उनका जो पोस्ट है, वो पोस्ट जो है वो क्या है कि एक प्रकार से निर्वाचित होता है। वो वंशानुगत नहीं है, हेरेडिटरी नहीं है। तो इसीलिए अब जब निर्वाचित होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कुछ ना कुछ तो प्रावधान होंगे ना। तो आर्टिकल 54 वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रोसीजर है, जो उसकी प्रक्रिया, जो उसकी रीति है, जो 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 मतलब कह सकते हैं उसका जो भी मतलब तरीका है, उस तरीके का उसका उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 56 की बात करें तो टेन्योर ऑफ ऑफिसेस की बात होगी, यानी राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 56 में उसका उल्लेख किया गया है। साथ में आर्टिकल 57 की अगर हम बात करें, फिर से मैं देखूंगा, ठीक है ना, मैं एक बार आपके सामने में खड़े होकर आपसे संवाद स्थापित करूंगा। पीछे फिर लिखी हुई बातें उसके तो दो रिवीजन भी हो जा रहा है, प्लस जो है वो क्या है कि मैं आपसे अपने शब्दों में भी बात कर रहा हूं, और पीछे लिखी हुई जो चीजें हैं वो भी आप जब लिखना चाहेंगे तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आर्टिकल 57 की बात है, तो उसमें री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है कि यानी कि क्या 57 में कि री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन की पात्रताएं, ठीक है, कि जो क्वालिफिकेशंस ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति कितनी बार जो है उसको पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ये बात हम करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति कितनी बार, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके संबंध में भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक परंपरा कब बनी, जैसे राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दो टेन्योर के लिए वो राष्ट्रपति बने। तीसरी बार भी जब बनाने की बात आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें जो है उन्होंने मना कर दिया, और तभी से एक परंपरा है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार के लिए राष्ट्रपति जो है बन सकता है। हालांकि कहीं पर भी संविधान में जिक्र नहीं है, ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 ही बार बन सकता है। लेकिन एक मान्यता स्थापित हो चुकी है कि एक राष्ट्रपति जो है 2 ही बार, एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 58 की बात करें तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की अर्हताएं का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति, कैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? क्या हर व्यक्ति बन सकता है? हर एक व्यक्ति तो नहीं बन पाएगा। तो उसकी वो क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, वो क्या क्या अर्हताएं हैं, योग्यताएं क्या है, वो कौन कौन सी शर्त है, मतलब कह सकते हो उसकी कौन कौन सी जो है अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, जिसको फुलफिल करने के बाद कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो उसमें जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत का नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन अमेरिका की तरह भारत का कह सकते हैं जन्मना भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। अमेरिका में क्या होता है ना कि अमेरिका में जैसे अगर हम यहां से गए अमेरिका और अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन नागरिकता मिल तो जाएगी, लेकिन कभी भी हम वहां के राष्ट्रपति नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि हम वहां के जन्मना, बाय बर्थ हम वहां के सिटीजन नहीं है, हमने सिटीजनशिप एक्वायर्ड किया है।
तो वहां पर जो है राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसका जन्म वहीं पर हुआ हो, बाय बर्थ जिसकी सिटीजनशिप जो है वो अमेरिकी हो। तो ये जो है ध्यान रखिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सोनिया गांधी, ठीक है, बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन भारत की नागरिकता चूंकि वो एक्वायर कर चुकी हैं, भारत की नागरिक हो चुकी हैं, तो वो राष्ट्रपति बन सकती हैं। ठीक है, वो प्रधानमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बनने की बात तो हो भी रही थी, ठीक है, लेकिन उस समय जो है मनमोहन सिंह जी को बनाया गया, जो भी रीजन हो उसका कोई मतलब मेरा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से यहाँ पर एक भिन्नता ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। बाई बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया हो या ना हो उससे कोई मतलब, बस नागरिक अगर इंडिया का है तो वो राष्ट्रपति हो सकता है। लेकिन अमेरिका में बाई बर्थ सिटीजन ऑफ यूएसए होना बहुत ही ज़रूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए। दूसरी बात आप समझते योग्यता की 35 साल की एज जो है वो एज होनी चाहिए, उम्र जो है न्यूनतम होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता बनने के योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोई लाभ का पद धारण ना किया जाए, ठीक है। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसमें लाभ के पद में क्या क्या नहीं आता है, कौन कौन सा व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है बावजूद इसके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर एक बात अर्हताएं क्या है, योग्यता क्या है, योग्यता ये है कि वो लाभ का पद धारण ना करता हो। लेकिन वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लाभ का पद धारण करता भी है और राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक जो है वो क्या है कि बात समझने की जरूरत है। तो आर्टिकल 58 में ऐसी ही अर्हताओं की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 59 की अगर हम बात करें, ठीक है, आर्टिकल अगर हम 59 की बात करें तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस का मतलब ये हो गया कि जैसे क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। और राष्ट्रपति, क्योंकि आपको मालूम है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग तो है लेकिन संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति न लोकसभा का सदस्य न राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है लेकिन राष्ट्रपति स्वयं किसी संसद का सदस्य नहीं है, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो ये चीज जो है वो क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शर्तें क्या है, शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है वो राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति के पद पर जब उसे, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको ये कहा जब अर्हताएं की बात की कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या है होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सांसद या कोई विधानमंडल विधायक अगर राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति के पद को धारण करने के पूर्व उसे संसद या विधायक का जो पद है उस पद को उसे छोड़ना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब थोड़ा सा मतलब जो उसका कंडीशंस है, शर्तें हैं, वो शर्तें। दूसरी बात लाभ का पद भी उसमें शामिल हो जाएगा। और शर्तें क्या होता है आर्टिकल 59 में, आर्टिकल 59 में ही यह बात की गई है कि जो है कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता उपलब्धियां वही होंगी जो कि कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुसूची दूसरी में जिसका जिक्र किया गया है वही उसी भत्ते का, उसी वेतन का, उसी उपलब्धियों का, इमोल्यूमेंट्स जिसको कहते हैं, उसका वो हकदार होगा, ठीक है। और साथ में कंडीशंस यह भी है कि उसके कार्यकाल के दौरान उसके जो वेतन है ये सब जो है वो क्या है कि वो कभी भी घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। एक आपातकालीन सिचुएशंस रहते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन सामान्य स्थिति में उनके जो है वेतन उपलब्धियां जो भत्ते हैं उसे घटाया नहीं जा सकता है। और इसके पहले हमने आपको बताया कि उसका वेतन और भत्ता और उपलब्धियां वही होगा। संसद जब तक विधि द्वारा कोई परिवर्तन नहीं करता है तब तक उनके वेतन उपलब्धियां और भत्ते लगभग वही होते हैं जो दूसरी अनुसूची में जो उल्लिखित है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 59 हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 60 की बात करेंगे तो उसमें शपथ ग्रहण की बात की गई है। आप ये ध्यान हमेशा रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि जो तीसरी अनुसूची, जैसे पहली अनुसूची में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है
12 अनुसूची है ना, तो 12 अनुसूची सूची में पहली अनुसूची जो है, फर्स्ट जो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई है। सेकंड जो शेड्यूल है उसमें जो है सैलरीज वगैरह की बात की गई है, इमोल्यूमेंट्स की बात की गई है, जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, ठीक है, ये सब अलाउंसेस जिसको कहते हैं, वो सब की बात की है। तीसरी जो अनुसूची है, जो उसमें जो थर्ड जो शेड्यूल है, उसमें डिफरेंट जो पोस्ट होते हैं उसके लिए, जिसके लिए शपथ ग्रहण की आवश्यकता होती है, वो शपथ ग्रहण का जो प्रारूप है उसका उल्लेख किया गया किसी तीसरी अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल में। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, वो जो प्रारूप है, वो तीसरी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, बल्कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया। आर्टिकल 61 पर इम्पीचमेंट की बात की गई है, और इम्पीचमेंट जो महाभियोग है वो संविधान एकमात्र ग्राउंड है उसका, और वो ग्राउंड है संविधान का उल्लंघन, ठीक है। संविधान का उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट जो है चलाया जाता है। और आर्टिकल 62 में क्या है कि आर्टिकल 62 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का पद, जैसे क्या होता है कि कैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, जैसे टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, तो टेन्योर खत्म हो गया तो राष्ट्रपति का पद भी समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो भी व्यक्ति है, राष्ट्रपति का पद खत्म नहीं होता, उस व्यक्ति का कार्यकाल खत्म हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि असामयिक मृत्यु, जैसे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद मतलब जो है वो उल्लिखित है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके पहले ही किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र दे दिया तो उन परिस्थितियों में क्या हो सकती है, ठीक है, सिचुएशन जो है वो ये होता है कि बीमार हो गए, ठीक है, तो ये सारे जो सिचुएशन है उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए कौन काम करेगा, उसकी पद जो रिक्ति है उसकी भरपाई कौन करेगा, इस संबंध में जिक्र आर्टिकल 62 में किया गया है। तो उम्मीद करता हूं तो ये सब जो है एक बार रिवीजन अगर आप करना चाहें, राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 की अगर हम बात करें तो इसमें संघ की, ठीक है, आर्टिकल 53 की बात करें जो हमने बताया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 जैसा कि हमने आपको बताया कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है। आर्टिकल 56 की बात करें तो हमने आपको बताया टेन्योर ऑफ द ऑफिसेस की बात की गई है, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि की बात आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन की बात की गई है कि जो है राष्ट्रपति री इलेक्ट हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में उनकी क्या एलिजिबिलिटी है ये। आर्टिकल 58 में हमने आपको राष्ट्रपति निर्वाचित होने की जो अर्हताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट है, इसके बारे में हमने आपको बताई थी। और आर्टिकल 59 की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं, जो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है, तो वो हमने आपको बताया था। इसके बाद आर्टिकल 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट किया गया, तो ये जो है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है। और आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का, ठीक है, निर्वाचन करने का समय एवं आकस्मिक, ठीक है, करने का समय एवं आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात की गई है। समझ में बात आ रही है।
तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में हमने आज के क्लास में जो जानकारी देने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि वो बातें आपको समझ में आई होगी। और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जानकारी दीजिएगा। मैं ज़रूर इसके संबंध में कोई ना कोई आपको व्यवस्था करूंगा समझाने की। और फिर आगे क्लास में भी राष्ट्रपति की बात तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो है इसके अंतर्गत आएगी और आपको उस पर पर्याप्त ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके बेहतर भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। कल फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।